मैं नविता क्लासेज में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों के समक्ष जो डीएनए का पोर्शन चला हुआ है उसमें बहुत कम ही एक दो ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो कवर करेंगे। ये है आपका जो पार्ट 5। देखिए, डीएनए की जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डीएनए की स्टेबिलिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम में आ सकता है। डीएनए किसके ऊपर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपको पता है ए और टी में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये आपका जो डीएनए है उसकी स्टेबिलिटी में रोल प्ले करता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई भी एक ऐसी स्ट्रैंड है जिसमें मैं कहूं कि वो जी सी कंटेंट बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू एटी कंटेंट, ठीक है ना, तो आप क्या समझेंगे इस चीज से? देखिए, दो चीजें मैंने बताई आपको। एक आपका नेचुरल डीएनए है, इनके बीच में ये नेचुरल डीएनए है। एक जीसी कंटेंट। देखिए, मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूं, मैं कोई थ्योरी नहीं करवा रहा हूं, और ना ही आप 10th 12th और बीएससी के बच्चे हैं कि आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता। जीसी कंटेंट क्या होता है, एटी कंटेंट क्या होता है, आपको सब कुछ पता है। बस हम उन चीजों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम में आपकी ये चीजें आएंगी और डेफिनेटली आएंगी, आपके दिमाग में वो चीजें होनी चाहिए और एकदम से वो क्लिक करें। देखिए, एक ये नेचुरल डीएनए है, ठीक है ना। उसमें हमें ये नहीं पता कि एटी कंटेंट कितना और जीसी कंटेंट कितना है, वी डोंट नो, ठीक है, इट्स ओके, कितने वो एटी है कितने जीसी है। बस इसमें मुझे पता है कि जीसी कंटेंट बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू एटी कंटेंट। मतलब आपके पास 3 डीएनए हो गए। पहला डीएनए ये नेचुरल डीएनए, दूसरा डीएनए आपका जीसी कंटेंट का, और तीसरा डीएनए आपका एटी का। अब मुझे एक चीज बताइए, इसमें जिसमें जीसी कंटेंट ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, जीसी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो वहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ये इजी से ब्रेक करना, आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं, या इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। आप इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं इन कंपेयर टू दिस, एंड इन कंपेयर टू दिस आप ये वाला जो है नेचुरल डीएनए, इसमें हमें पता ही नहीं, ना एटी का पता ना आपके जीसी का पता, ये तो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो हमें इसमें तो पता है ना एटी कितना है, एटी बहुत ज्यादा है, एटी मान के चलिए 80% है, और इसमें जीसी 80% है। तो ये तो बहुत इजी है ब्रेक करना, डबल बॉन्ड है, जहां पे जीसी कंटेंट ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड है, ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। तो जहां पे जब डीनेचुरेशन होगा, डीएनए का जब डीनेचुरेशन अगर मुझे करना पड़ जाए, तो मेरे लिए सबसे जो टफ टास्क है वो जीसी कंटेंट है। उसके बाद क्या है, नेचुरल डीएनए है, उसके बाद क्या है, एटी वाला डीएनए है। बस समझ जाइए आप इससे। जीसी जिसमें ज्यादा होगा, ग्वानिन और साइटोसिन की पेयरिंग जिसमें कंप्लीमेंटरिटी जिसमें ज्यादा होगी, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है। मेल्टिंग मेरा डायरेक्टली जो पॉइंट आने का था टीएम पे था, ठीक है। उसके बाद इसका टीएम थोड़ा ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा है, फिर इसका है, और फिर इसका सबसे कम है। मतलब सबसे कम टीएम किसका है? मेल्टिंग टेम्परेचर जिसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड। टीएम किसको बोलते हैं? टीएम बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जब denaturation, half of the strand has been denatured, that is the melting temperature, ठीक है ना। जब आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जो हाफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो अगर सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाए, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाए, that is the TM, and TM depend on the GC content. If GC content is more, that TM will be more. फिर इसके बाद इसका ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा, इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबसे कम इसका होता है टीएम, मेल्टिंग टेम्परेचर। समझ में आया? ये मेरा एक पॉइंट था। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। अब मैं टीएम पे भी बात करूंगा, डीनेचुरेशन पे बात करूंगा, बस हम पहले पॉइंट को कवर करते हैं। वो क्या है, ये मैंने बेसिक कवर करवा दिया आपका। जब मैं डीनेचुरेशन करूंगा आप समझ जाना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। दूसरी चीज अब यहाँ पे क्या है, देखिए, आपको पता है डीएनए में क्या है, डीएनए में क्या है, फॉस्फेट है, ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है।
नेगेटिव चार्ज है। अब डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए हमें? मोनोवेलेंट कैटायन चाहिए, ठीक है ना, मोनोवेलेंट कैटायन चाहिए। अब मोनोवेलेंट कैटायन या कोई भी जो आपके चार्जेस है, जो आयंस हैं, तो डेफिनेटली अगर वो सॉल्यूशन में हैं तो मोनोवेलेंट होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है डीएनए की स्टेबिलिटी में? Mg2 आयन। अब याद करना, जब पीसीआर हम करते हैं, पीसीआर का एक कंपोनेंट MgCl2 होता है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। कौन सा कैटायन होता है? Mg आयन होता है, ठीक है ना। Mg आयन जो है, जो इसमें Mg आयन डाइवेलेंट है, ये सॉरी डाइवेलेंट है, डाइवेलेंट, ठीक है ना। Mg2 आयन जो है, इसमें पीसीआर में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट MgCl2 है, ये डाइवेलेंट होता है। और फॉस्फेट जो आपका फॉस्फेट है या फॉस्फोरिक एसिड है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है ना। जितना ज्यादा आपका कैटायन होगा उतने फॉस्फेरिक जो एसिड है उनका जो नेगेटिव चार्ज को ट्रैप कर लेगा, डीएनए की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। दूसरा, थर्ड पॉइंट, मतलब ये ज्यादा होगा तो डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं जीसी कंटेंट ज्यादा होगा तो डायरेक्टली ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये भी एक पर्सपेक्टिव है। उसके बाद आप देखें थर्ड पॉइंट, जो कि आप देखेंगे ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ये बैकबोन sp, ठीक है ना, शुगर फॉस्फेट, ये बैकबोन बनाते हैं। बीच में क्या होते हैं? आपके बेस पेयर होते हैं, ठीक है ना। इनकी स्टैकिंग होती है, बेस पेयर की स्टैकिंग होती है। ये जो स्टैकिंग होती है इन बेस पेयर की, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है ना। अब मैंने जो आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो ये हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, ये क्या करती है, इंपॉर्टेंट किस लिए है? बेस पेयर जो स्टैकिंग करते हैं उसमें जब आपका पाई टू पाई ट्रांजिशन होता है तो आपका जो बेस है, नाइट्रोजनस जो बेसिस है, वो जो एब्जॉर्बेंस है कितने पे? एट 260 नैनोमीटर पे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और उससे हम पता लगा सकते हैं कि डीएनए की कंसंट्रेशन कितनी है। दैट्स डिपेंड ऑन द एब्जॉर्बेंस, कितना उसने एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है पाई टू पाई ट्रांजिशन पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम बात करेंगे डीनेचुरेशन के ऊपर, और जिसको हम डायरेक्टली, डीनेचुरेशन को हम डायरेक्टली रिलेटेड करते हैं जीसी कंटेंट से। देखिए बहुत ही पिन पॉइंट टारगेट करेंगे, एग्जाम में ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं, प्लीज इनको नोट डाउन कर लो। और दूसरी चीज क्या है कि जो मैं चीजें बता रहा हूं, बहुत सारी किताबें हैं जिनसे पढ़ के हमने, या मैंने ये काफी चीजें अपनी प्रिपरेशन के दौरान भी तैयार की थी, ठीक है। वही उन्हीं चीजों को मैं थोड़ा सा, जो नए अगर कोई कंसेप्ट आया है उनको एड ऑन करके आगे मैं उसको प्रोसीड कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या है डीएनए डीनेचुरेशन, मैंने आपको अभी भी बताया दैट डिपेंड ऑन द जीसी कंटेंट, ठीक है ना। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट जीसी कंटेंट के ऊपर, क्योंकि जीसी में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है टीएम। टीएम इज द मेल्टिंग टेम्परेचर, टीएम मेल्टिंग टेम्परेचर होगा जब आपका जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है हाफ डीनेचर हो जाए, हाफ अगर वो डीनेचर हो जाए तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर। कितनी भी स्ट्रैंड है, मान लीजिए n स्ट्रैंड है, अगर वो हाफ डीनेचर हो जाए तो दैट इज द टीएम। अगर एक है तो वो अगर उसी में डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इसको कर्व की फॉर्म में देखते हैं हम इसको। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो डीएनए डीनेचुरेशन है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पहला पीएच पे, दूसरा साल्ट कंसंट्रेशन पे, ठीक है ना, और जो तीसरा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वो ठीक है ना। ये तीन पॉइंट हैं, पीएच, साल्ट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इन्हीं पे जो आपका साल्ट कंसंट्रेशन को बोलते हैं आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, और वही मैंने टीएम के दौरान बताई ये चीजें आपको, ठीक। पीएच कैसे डिपेंड करेगा पीएच पे? देखिए जब मान के चलो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, आपको एग्जाम में पूछ सकता है वो कैसे पीएच पे कैसे डिपेंड करते हैं। दो पीएच हैं, एक मैं बात कर रहा हूं बहुत ज्यादा हाई पीएच की, पीएच दो टाइप की होंगी यहाँ पे। एक पीएच की बात कर रहा हूं मैं बहुत ज्यादा हाई, मतलब 10 पीएच की, और दूसरी पीएच की बात कर रहा हूं मैं दैट इज
अराउंड 3 pH, ठीक है ना, वो लो pH है। यहां पे क्या होगा, जब 10 pH होगी तो जो बेस पेयर हैं, जो बेस हैं, उनका क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा। ठीक है बच्चे, मैं पॉइंट टारगेट कर रहा हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहा हूं, थ्योरेटिकल चीजें नहीं कर रहा हूं ना, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आप लोगों की थ्योरेटिकली उन चीजों को कवर करूं और आप उन चीजों को देखते रहें और अपना भी टाइम खराब करें और मेरा भी टाइम खराब करें। इसमें मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम खराब हो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हम एग्जाम को उसी एंगल से देख रहे हैं जिस एंगल से एचपीएससी देखती आ रही है। एचपीएससी के बहुत सारे एग्जाम मैंने देखे हैं, मैंने खुद भी क्वालिफाई किए हैं, मैंने मेंस भी लिखे हैं। एचसीएस हो, आपका पीजीटी बायोलॉजी है और आपका ये साइंटिस्ट वाले एग्जाम है, तो मैंने सारे एग्जाम लिखे हैं, मेंस के लिखे हैं और मेरा उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो डायरेक्टली एचपीएससी टारगेट करती है। आपको लगेगा बहुत इजी है, तो हाँ इसका तो आंसर ये होगा, लेकिन क्या आपने ज्यादा गहराई से उन चीजों को नहीं सोचा और उन पॉइंट को टारगेट नहीं किया जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होने चाहिए थे। बेस है, आपको पता है बेस pyrimidine है, उनमें डीप्रोटोनेशन हो जाए तो क्या होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मान के चले पीएच बहुत कम है, इसका मतलब एच आयन बहुत ज्यादा है सॉल्यूशन में। अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली जो एच आयन है वो क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को, जो स्टेबिलिटी है उसको क्या करेंगे, ये चीजें देखनी है आपको। जब लो पीएच हो और जब हाई पीएच हो तो क्या चेंजेस आएगा इसमें, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, देखते हैं कौन बच्चे इसको देख रहा है, कितना वो ध्यान दे रहा है। अब जब डीप्रोटोनेशन होगा, इसका मैं बता देता हूं, बहुत इजीली डीनेचुरेशन होगा, ठीक है, बहुत इजीली जब क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा। और उसके बाद अगर एक्सटेंसिव प्रोटोनेशन है, वो भी बेस पेयरिंग की क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा बेस को, जो बेस पेयरिंग है उनको क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, उनके बीच में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। यहां पे हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, यहां पे डीप्रोटोनेशन क्या कर रहा है, आप ये देखिए, डीप्रोटोनेशन हाइड्रोजन आयन का वहां से एलिमिनेट हो जाना, वो भी डीनेचुरेशन की तरफ लेके जा रहा है। तो दोनों के दोनों हाई और लो वो डीएनए की डीनेचुरेशन में हेल्प कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, साल्ट कंसंट्रेशन। देखिए आयनिक स्ट्रेंथ जिसको बोल देते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ, ठीक है, आयनिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, याद रखना, लो पीएच एंड हाई पीएच दोनों डेंजरस हैं, ठीक है ना। डीएनए की डीनेचुरेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए की स्टेबिलिटी को क्या मेंटेन नहीं रहने देते। साल्ट कंसंट्रेशन की मैं अगर बात करूं तो साल्ट कंसंट्रेशन में क्या होगा, जितना ज्यादा साल्ट की मैं अगर बात करता हूं आपको, जितनी ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ होगी सॉल्यूशन की, उतनी ही ज्यादा आपका स्टेबिलिटी में आएगी। मैंने MgCl2 का एग्जांपल दिया था। तो आपकी ऑलमोस्ट जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो जो मिड पॉइंट में होनी चाहिए, ताकि डीएनए की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। अब ज्यादा साल्ट है तो वो सील्ड करेगा, दो प्रोसेस होंगे साल्ट का आयनिक स्ट्रेंथ में, साल्ट इन एंड साल्ट आउट, ठीक है ना, समझ में आया। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा है बहुत कम है। तो नॉर्मली इसमें क्या बताया गया है, रिपल्सन हो जाता है, जब ज्यादा साल्टिंग हो जाती है तो वहां पे रिपल्सन क्रिएट करती है, और जब कम हो तो नॉर्मल वो मेंटेन रखती है। तो ज्यादा साल्ट भी बहुत ज्यादा हिंड्रेंस क्रिएट करता है इसमें। उसके बाद मैं बात करता हूं, इसमें क्या बता रखा है, टीएम इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द आयनिक स्ट्रेंथ एंड द लोअर आयनिक स्ट्रेंथ द लोअर द मेल्टिंग टेम्परेचर। मतलब लोअर आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ अगर लोअर है, आयनिक स्ट्रेंथ है तो लोअर टीएम है, समझ में आया ना इस चीज को। मतलब मैंने बता दिया, जितना ज्यादा हाई होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी को मेंटेन करेगा, ठीक है ना, वो डीएनए को एकदम से जकड़ के रखेगा। कम होगा, मीडियोकर टाइप में होगा तो ठीक ठाक रखेगा, और ज्यादा कम है तो उसका वो इजीली से डीनेचर हो जाएगा, डीएनए इजीली से क्या हो जाएगा, वो डीनेचर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब उसके बाद आया टीएम के ऊपर। टीएम डिपेंड करता है जीसी कंटेंट के ऊपर, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। टीएम डिपेंड ऑन द जीसी कंटेंट ऑफ द डीएनए। इवन जब हम प्राइमर का डिजाइन करते हैं वो भी जीसी कंटेंट को देख के करते हैं। अब देखिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, वो क्या है, ये स्ट्रक्चर आ सकता है आपके, यहां पे आपकी रिलेटिव एब्जॉर्बेंस है एट 260 नैनोमीटर, यहां पे आपका क्या है, टीएम है,
टेम्परेचर है, ठीक है ना, TM 70 16। आपका जो डायग्राम होगा वो एस टाइप का होगा, ठीक है, सिग्मोइड टाइप का ये होगा, सिग्मोइड, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, देखिए एक ऐसा डीएनए है, मैंने 3 डीएनए की बात की थी, याद रखें तीनों डीएनए को। एक नेचुरल डीएनए है, ठीक है ना, जिसकी मैं बात कर रहा था, नेचुरल डीएनए है, ये नेचुरल डीएनए था बीच में, इधर जीसी कंटेंट वाला डीएनए है, इधर एटी कंटेंट वाला डीएनए है, ठीक है ना, ये 3 डीएनए थे। अब मुझे एक चीज बताना, यहाँ पे ये नेचुरल डीएनए इधर है, ठीक है ना, उसका टीएम जो होगा ऑलमोस्ट, अगर मैं देखूं हाफ ऑफ द टीएम क्या होता है, हाफ ऑफ द डीएनए दैट इज डीनेचर्ड, दैट इज द टीएम, वो टीएम होता है। जब हाफ ऑफ द डीएनए, जितने डीएनए के मॉलिक्यूल है, अगर वो डीनेचर हो जाए उस टेम्परेचर पे, दैट इज द टीएम। अगर जीसी कंटेंट ज्यादा होगा तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका ये जो सिग्मोइड है ये शिफ्ट करेगा, और जब 80 कंटेंट बहुत ज्यादा होगा तो सिग्मोइड शिफ्ट इधर करेगा। तो अब मुझे बताइए एक चीज, जो आपका टीएम इधर यहाँ पे जो नेचुरल डीएनए, ये बीच वाला जो डीएनए, ये जीसी कंटेंट वाला डीएनए है, जीसी वाला, ठीक है ना, और ये किस वाला है, ये 80 वाला डीएनए है, ठीक। अब देखना दोनों में डिफरेंस, इसका टीएम कितना है भाई, इसका टीएम है ये, मान के चले ये टीएम कितना 50, और ये टीएम कितना है 70, और ये जीसी वाला जो टीएम है वो कितना होगा, अराउंड 80 85, कुछ भी लगा लीजिए, टेंटेटिव चेक कर रहा हूं मैं इस चीज को, कोई ज्यादा इसको फिक्स ना माने, ठीक है। ये मैंने डायग्राम दिखाया है आपको, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जितना ज्यादा जीसी, देखो जीसी की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं, जब आपका जो कर्व है वो किस साइड में शिफ्ट कर रहा है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा है, व्हेनेवर द जीसी कंटेंट इज चेंज्ड, जब जीसी कंटेंट बढ़ेगा तो आपका टीएम बढ़ेगा, टीएम बढ़ेगा तो आपका कर्व क्या होगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बहुत एग्जाम में आया है, चाहे आप डीबीटी निकाल के देख लें, चाहे आप बार का निकाल के देख लें, चाहे आप आईसीएमआर का निकाल के देख लें, ये बहुत अच्छा डायग्राम है। और इसी डायग्राम से मैंने आपको समझाया है कि जो टीएम है, जीसी है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, एटी का, जीसी का और टीएम का। ये देखिए जीसी कंटेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही कर्व राइट साइड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, टीएम होगा। दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द, यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और नथिंग। आपकी थ्योरी, इतनी किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, कहीं बहुत सारी किताबें उठा के देख लो, उनमें पजल हो जाओ, 10 दिन उठाओगे उसके बाद बंद कर दोगे। हमें टारगेट करना एकदम से एग्जाम से। इसी के साथ आपको जो टॉपिक बचे हुए हैं वो मैं कवर करवाऊंगा बहुत फटाक से। आज हम 2-3 टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो प्री एग्जाम से रिलेटेड भी हैं और मेंस एग्जाम से रिलेटेड भी हैं, क्योंकि देखिए जो आपका प्री एग्जाम में आएगा वही आपका तो मेंस का सिलेबस है, बट फर्क कितना है कि आपकी नॉलेज वो है, आपको वहां पे लिखना है, आपके अंदर वो इनकलकेट होना चाहिए कि मुझे लिखना क्या है। ये इनकलकेट होने लग रहा है आपकी ब्रेन में, ये डायग्राम एकदम से आपके ब्रेन में छप जाना चाहिए कि जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए जो डिनेचुरेशन पे बात करे, मैं धड़ाम से ये डायग्राम उतार दूंगा एग्जाम में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है बीच में नेचुरल डीएनए होता है, जितना हम राइट साइड में बढ़ते जाएंगे वो जीसी कंटेंट होता जाएगा, जितना मैं लेफ्ट में बढ़ता जाऊंगा उतना वो एटी कंटेंट होगा, और जितना मैं राइट में बढ़ूंगा उसका टीएम ज्यादा होगा। दैट्स द रिलेशनशिप, ठीक है ना, और उतनी ही उसकी एब्जॉर्बेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। ये एब्जॉर्बेंस का रिलेटिव एब्जॉर्बेंस, दैट इज द टीएम, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद नविता क्लासेस। थैंक यू ऑल। और मैं सभी एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मेरा इनिशिएटिव क्या है, मैं उन बच्चों को, उन एस्पिरेंट्स को इस एग्जाम के प्रति उत्तेजना, इस एग्जाम के प्रति आकांक्षाएं, इस एग्जाम के प्रति ये माने कि जो उनकी लगाव है वो बढ़ाना चाहता हूं, जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वाकई में जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक बहुत सारा रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं। अच्छे लोग आएंगे, हमारे देश का भविष्य भी चेंज होगा और हम सभी आगे मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। पढ़े लिखे लोग आएंगे तो पढ़ा लिखा ही माहौल होगा, और हम सभी के जो सराउंडिंग है बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिव सोच वाले लोग आगे आएंगे। थैंक यू ऑल। नविता क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।